I'm starting of the session. Last session for the Gauss law, the applications of it. और कल के लेक्चर से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू करेंगे. So that's the last session. हमारा जो content है, major part which I need to explain to you is the variable density, and of course I will be dealing with some more illustrations, balance questions of this same idea of the flux and the Gauss law. तो मेजर आर्टिकल पहले वेरिएबल डेंसिटी सीखेंगे और फिर उसके बाद में कुछ और मिक्स बैक क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को, इस आर्टिकल को गुड बाय करेंगे. राइट, सो क्वेश्चन के फॉर्म से ही सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि थ्योरी सिखाऊंगा, क्वेश्चन के फॉर्म से सिखाऊंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हैंडल करे जाते हैं. सो हमारा क्वेश्चन है अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि वेरिएबल है और वो वेरिएबल फंक्शन भी गिवन है that the density is supposed to be equal to rho naught into small. उसमें rho naught जो है वो constant गिवन है and r is the distance from the center. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है inside the sphere and outside the sphere and on the surface of the sphere. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. कैसे करना है सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. सो आइडिया सिंपल है, that is integral E dot ds is equal to Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. अब ये चेंज क्या है कि हम जब डेंसिटी लिख रहे हैं, when we are writing the density, so density can be written as dq upon dv. That's a volume charge density. So volume charge density मतलब charge upon volume, so that is dq upon dv. तो आपको इससे dq मिल जाएगा. And what is dq? That is rho into dv. rho into dv. अब dq क्या मतलब है कि dq तो छोटा चार्ज है पर अपने को तो सारा चार्ज चाहिए. तो सारा चार्ज कैसे मिलेगा? दैट इज इंटीग्रल ऑफ dq. दैट इज इंटीग्रल ऑफ dq से आपको टोटल चार्ज मिलेगा एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और dq कैसे मिलेगा? दैट इज रो इनटू dv. इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है दैट सीम्स टू बी नाउ E dot ds is equal to rho into dv and upon epsilon naught. ये आपका मॉडिफाइड वर्जन हो गया. बेसिकली आपको चार्ज एनक्लोज ही चाहिए था पर वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज से आ रहा है कि आपको नेट चार्ज चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटे छोटे जितने भी चार्जेस हैं. लेकिन वो जो छोटा चार्ज है वो कहां से आ रहा है? तो हमने कहा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है. हेंस dq is equal to rho into dv. यहां से आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा. अब सेकेंड स्टेप, ये आइडिया किससे आ रहा है? स्फीयर से आ रहा है. ओके, तो अगर स्फीयर से आ रहा है तो आप स्फीयर में क्या करने वाले हो? गॉसियन सरफेस स्फीयर ही सिलेक्ट करने वाले हो. तो हमने जो गॉसियन सरफेस है वो तो स्फीयर ही सिलेक्ट करना है. तो हमने ये एक स्फीयर बना लिया व्हिच इज अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r. ये आपका गॉसियन स्फीयर बन गया. चलो बन गया. तो अब इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया, दिस इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट, और उसकी जो थिकनेस है उसको dr ले लिया. तो बेसिकली क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर बहुत सारे थिन शेल से बनता है. तो इसमें बहुत सारे शेल्स होंगे. तो एक शेल ले लिया, है ना, एक थिन शेल ले लिया. वो जो थिन शेल है उसका रेडियस r है, हॉलो स्फीयर बोल सकते हो थिन शेल को. एक उसका रेडियस r है और उसकी थिकनेस dr है. तो क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है कि आप इस स्फीयर का, जो ये आपका हॉलो स्फीयर है, थिन शेल है, इसका वॉल्यूम लिख सकते हो. उसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे भाई? द वॉल्यूम ऑफ दिस इज गोइंग टू बी एरिया इनटू थिकनेस. तो एरिया कौन सा? स्फेरिकल एरिया है. तो स्फेरिकल एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर एंड इनटू थिकनेस, थिकनेस कितना हो जाएगा? dr हो जाएगा. सो दैट्स द वॉल्यूम ऑफ इट. मतलब ये जो dv है ये भी आपको मिल गया. और ये dv कितना है? 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr. ये तो बहुत सिंपल हो गया. अच्छा, और ये कैसे आता है? ये तो हमने नेल डाउन करा हुआ है. ये तो हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है कि E डॉट ds का मतलब है E ds cos 0 which is E इंटीग्रल ds. ये हमने बड़े अच्छे से सीखा हुआ है लास्ट के पूरे लेक्चर्स में. और इंटीग्रल ds क्या होगा? दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया. किसका? स्फीयर का. सो दैट इज E into 4 पाई r स्क्वायर. क्योंकि स्फीयर है तो सिंपल है, तो दिमाग ही नहीं लगाना. दैट इज सिंपल E into 4 पाई r स्क्वायर. तो ये पूरा जो फॉर्मूला है ये कैसे आपको निखर के आ रहा है? दिस होल रिजल्ट इज E into 4 पाई r स्क्वायर.
ये आपका LHS हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, और जो RHS है दैट इज इंटीग्रल रो इनटू dv। अब dv कितना है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला बन गया, ये आपका स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला बन गया है। अब आप बोलोगे सर देखो 4 पाई कैंसिल कर दो और सिंपल हो जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है सिंपल तो हो जाएगा, पर दिमाग में ना फॉर्मूला फिर आएगा नहीं आपके। ऐसे दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा कि आपका लेफ्ट साइड E डॉट ds है और स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो सिंपल 4 पाई r स्क्वायर हो गया, और राइट साइड में q बाई एप्सिलॉन नॉट है। q कैसे है, रो इनटू dv, और dv कैसे आ रहा है, दैट्स द एरिया ऑफ द गॉसियन शेल, और शेल का एरिया इनटू थिकनेस। सो 4 पाई r स्क्वायर इनटू थिकनेस, उससे वॉल्यूम आ गया, एंड रो इनटू dv से आपका dq आ गया, dq को इंटीग्रेट करके चार्ज आ गया, तो ये आपका फंक्शन बन गया, इजी फंक्शन बन गया। अब ये अगर आपके दिमाग में रहेगा तो ये रिजल्ट निकालना बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब ये भी दो पार्ट्स में है। अब बोलोगे सर अब इसमें क्या दो पार्ट्स, दो पार्ट्स क्वेश्चन में मेंशन है, एक इंटरनल, ये पहला वाला पार्ट है दैट इज फॉर इंटरनल, और ये दूसरा वाला पार्ट है दैट इज फॉर एक्सटर्नल। तो पहले इंटरनल की बात करें, तो इंटरनल की बात है तो मतलब आपने कौन सा चार्ज देखना है, जो कि सारा यहाँ पे एनक्लोज है, सारा चार्ज तो देखना ही नहीं है, तो कौन सा चार्ज देखना है भाई, जो कि 0 से लेके स्मॉल r में है। किसमें है, 0 से लेके स्मॉल r में है। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेके स्मॉल r तक है। तो आपको फील्ड कहां मिलेगी, दैट इज एट द इंटरनल पॉइंट। तो यहां से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द फील्ड फॉर द इंटरनल पॉइंट। अगर आपने लिमिट क्या लगाई है, दैट इज फ्रॉम 0 टू स्मॉल r, तो आपका रिजल्ट इंटरनल पॉइंट का आएगा। और अगर आपका पॉइंट एक्सटर्नल हो जाए, क्या हो जाए, एक्सटर्नल, तो पॉइंट यहां आ गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो आप इसके थ्रू गॉसियन सरफेस बनाते हैं। अगर आपका पॉइंट एक्सटर्नल होता, तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो भाई इसके अंदर तो सारा चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, सारा आ जाएगा। तो सारा चार्ज आ जाएगा मतलब लिमिट क्या होगी, 0 से लेके कैपिटल R, ये आपका कितना है, कैपिटल R। तो जितना भी सारा चार्ज होगा वो इंक्लोज हो जाएगा। वो कब देखेंगे, जब हम एक्सटर्नल पॉइंट पे देख रहे हैं। तो फिर यही फॉर्मूला नहीं बदलेगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है, पर ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, E एक्सटर्नल इनटू 4 पाई r स्क्वायर, कुछ नहीं बदलने वाला है, इट इज एग्जैक्टली सेम, पूरा फॉर्मूला सेम चलेगा, बस क्या फर्क पड़ेगा लिमिट्स पे, 0 से कैपिटल R। ये कब, जब आप एक्सटर्नल देख रहे हो तो सारा चार्ज इंक्लोज करना है, तो 0 से कैपिटल आता है, मतलब पूरे स्फीयर में जितना चार्ज है सारा चार्ज आ गया। लेकिन अगर इंटरनल पॉइंट देख रहे हैं तो सिर्फ वहीं तक देख रहे हैं जहां तक कि आपने गॉसियन स्फीयर बनाया है, तो आपकी लिमिट 0 से स्मॉल है। ये बात ध्यान रखनी है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। कई बार क्वेश्चन सिर्फ आधा ही आता है, या तो एक्सटर्नल का आता है या तो इंटरनल का आता है, तो दोनों में से एक ही करना पड़ेगा। तो ये आपका इंटरनल, ध्यान रखना 0 से स्मॉल r की लिमिट, और अगर एक्सटर्नल है तो 0 से कैपिटल R की लिमिट है। तो अगर पूरा ये आइडिया, इतना सा आइडिया ये आपके दिमाग में है, ये क्वेश्चन फटाफट निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं, अब उस चीज को वर्क अपॉन करते हैं कि वो रिजल्ट किस तरीके से वर्क अपॉन हो रहा है। तो चलो देखते हैं एंड लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। अब सबसे पहले इंटरनल के लिए निकाल रहा हूं, तो देखना अब मेरा ये फॉर्मूला तैयार है, तो फॉर्मूले से आंसर निकलेगा बस। सो E इंटरनल इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू, लिमिट क्या है 0 से स्मॉल r, क्योंकि इंटरनल लगा रहा, रो जो भी फंक्शन गिवन है वो डालो, जो भी फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, रो नॉट इनटू स्मॉल r, ये फंक्शन गिवन है, खत्म खत्म, ये फंक्शन गिवन है। अब उसका आंसर निकाल देते हैं, तो रो नॉट इनटू r इनटू 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr, दैट्स इट, एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। खत्म खत्म हो गया, बस इसको सॉल्व करना, खत्म हो गया। अब इसमें सॉल्व भी करने का ज्यादा नहीं है, ये 4 पाई कैंसिल है, r स्क्वायर मत कैंसिल कर देना अभी, पहले मत कर देना, पहले इंटीग्रेट करेंगे, पहले इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेट करा, रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर है, ये हो गया r क्यूब का इंटीग्रेशन होगा r4/4, कितना है ये, r क्यूब है, तो r क्यूब का इंटीग्रेशन r4/4, और लिमिट्स क्या है 0 से स्मॉल r, तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि लिमिट इज 0 से स्मॉल r तक है, तो सेम ही रिजल्ट आ जाएगा।
So hence we have E internal as equal to small r square cancel हो जाएगा. Hence the answer becomes rho naught small r square upon 4 epsilon naught. ये आपका आंसर हो गया at the internal point. एक स्टेप में सॉल्व है. अगर ये फॉर्मूला आपके दिमाग में, तो पहले फॉर्मूला समझा दिया कि किस तरीके से डेवलप करना. अब ये बन गया, अभी आपके फ्लैश कार्ड में चला गया, आपके दिमाग में चला गया. अब क्वेश्चन आएगा, सो इट इज y गोइंग टू हाउ मच, कितना समय लगेगा? 1 मिनट लगेगा. 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट्स ऑल. और अगर एक्सटर्नल देखना है तो भी हो जाएगा. पर एक्सटर्नल में क्या करना है? बस लिमिट बदल देनी है. तो लिमिट बदल देते हैं, दैट इज E एक्सटर्नल इनटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. ये सेम टर्म, दिस इज अ सेम टर्म, बिल्कुल सेम टर्म. बस क्या चेंज है? The only change is supposed to be 0 to capital. That is if we are checking externally. क्योंकि सारा चार्ज इनक्लोज करना है, तो आपका सारा चार्ज कहां पर है? पूरे वॉल्यूम में. और पूरे वॉल्यूम का रेडियस कितना है? कैपिटल R. तो बस दैट्स द चेंज. तो अब इसमें ये r क्यूब की इंटीग्रेशन 4/4 तो एज इट इज कैंसिल है. r क्यूब की इंटीग्रेशन सेम आएगी r4/4. तो बिल्कुल सेम स्टेप है. फर्क क्या है? लिमिट 0 से कैपिटल R. दैट्स द ओनली चेंज. तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये स्मॉल r स्क्वायर अब कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज दैट इज E एक्सटर्नल स्मॉल r स्क्वायर इज रो नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R4 हो गया. लिमिट बदल गई ना, पहले तो लिमिट 0 से स्मॉल r थी, अब 0 से कैपिटल R हो गई. तो यहां से आपको E एक्सटर्नल मिल जाता है, एंड दैट E एक्सटर्नल बिकम्स रो नॉट by 4 epsilon naught into capital R4 upon small r square. That becomes your E external. ये भी आपका एक स्टेप है. 2 स्टेप मान लो, 2 स्टेप मान लो. एंड टोटल क्वेश्चन सॉल्विंग 2 मिनट से ऊपर नहीं लगना आपको. टोटल क्वेश्चन सॉल्विंग. और अगर सिर्फ इंटरनल आता है 1 मिनट का क्वेश्चन, एक्सटर्नल आता है 1 मिनट का क्वेश्चन. जबकि क्वेश्चन काफी अच्छा है, पर हमने नेल कर लिया क्वेश्चन. नेल कब कर पा रहे हैं? अगर आपको ये रिजल्ट आपके दिमाग में है, और वो रिजल्ट कैसे बना है वो मैंने आपको समझा दिया. सो दिस इज द रिजल्ट. अब देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ रिजल्ट इज वाया ग्राफ. और ग्राफ आपके दिमाग की शुद्धि कर देता है, आपके दिमाग में चीजों को एंटरटेन कर देता है, समझा देता है बढ़िया तरीके से. तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं. अगर आप इंटरनली सेंटर पे चेक करते हैं R0 पे तो फील्ड 0 आ रही है. सेंटर पे फील्ड 0 है. उसके बाद the field behavior is proportional to small r square. मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनने वाला है. कैसे बनने वाला है? पैराबोलिक बनने वाला है, और इंक्रीजिंग बनने वाला है. इट्स एन इंक्रीजिंग पैराबोला. तो इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनेगा, इधर बना देता हूं. इसका जो ग्राफ बनेगा सेंटर से शुरू होगा, और ये इंक्रीजिंग पैराबोला. इंक्रीजिंग, द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो दैट्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r square. और फिर जब बाहर आ गए तो बाहर इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल r स्क्वायर. अच्छा, इनवर्स स्क्वायर लॉ बन गई. ये तो हमने सीखा था कि स्फीयर होगा तो जो एक्सटर्नल होगा, तो एक्सटर्नल पे वो इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह ही बिहेव करेगा. तो उसमें कुछ नयापन नहीं है, वो बिल्कुल सेम है कि यहां से जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाएगा. इसका मतलब यहां पे जो ट्रेंड होगा दैट इज 1/r स्क्वायर, और इंटरनल जो ट्रेंड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r स्क्वायर. और पहले की तरह जो फील्ड आ रही है वो मैक्सिमम कहां पर आ रही है? दैट मैक्सिमम इज कमिंग एट द सरफेस, दैट इज एट द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R. दैट्स अ ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो जो कांस्टेंट डेंसिटी का क्वेश्चन हमने करा था उसमें ग्राफ ऐसा नहीं बना था, उसमें अंदर लीनियर बना था और बाहर ऐसे ही बना था 1/r स्क्वायर. पर इस बार चेंज हो गया. हर बार अगर डेंसिटी का फंक्शन बदलेगा, जैसे इस बार फंक्शन रो नॉट इनटू स्मॉल r है, तो ये ग्राफ का ट्रेंड बन गया. लेकिन एक्सटर्नली ट्रेंड सेम रहेगा, एक्सटर्नली नहीं चेंज होगा. जो भी चेंजेस आएंगे वो इंटरनल होंगे. तो जब भी ग्राफ को आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो सारा कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल वाले पार्ट पे रखना, क्योंकि एक्सटर्नल वाला पार्ट सेम आएगा. टाइम वेस्ट होगा अगर ग्राफ का क्वेश्चन है कि बाहर वाला देख रहे हो, क्योंकि बाहर वाला वैसे ही आना है. That is going to be 1/r square only अगर वो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. और वैसे ही अगर वो सिलिंड्रिकल होगा तो बाहर हमेशा प्रोपोर्शनल टू 1/r आएगा. तो ये तो पहले से डन है. तो आपका सारा मुद्दा किसके ऊपर है? इंटरनल पर है. तो मतलब ये डेंसिटी वेरिएशन, ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन बदलती है. दोबारा से बोल रहा हूं, ये इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन बदलती है. इंटरनल E का फंक्शन R के साथ बदलती है.
एक्सटर्नली ई का फंक्शन सेम ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। हाँ ओवरऑल फॉर्मूला बदल सकता है, लेकिन जो ट्रेंड है कि स्मॉल आर के साथ कैसा वेरिएशन है वो वैसे ही रहेगा, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हो जाए तो मुझे बता देना, सो देन वी विल टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा नीचे बना दो। जगह नहीं थी इसलिए ऊपर बनाई बेटा। तो स्क्रीन में तो आ रही है बेटा। नहीं सर स्क्रीन में तो आ रही है, मगर सर लाइट है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। पूरा बड़ा बड़ा देख लो भैया। देख ले फटाफट। सर हो गया। ठीक है, ओके चलो, तो मैं वापस उस स्क्रीन पे जा रहा हूँ और आप वहां पे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, सच दैट वी कैन मूव अहेड। सब ब्लर हो गया, स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर, सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो गया। स्क्रीन ब्लर होगी। ठीक हो गया? यस हाँ सर। यस सर हो गया सर। हो गया सर। Done, sir. Done? Yes, sir. यस So let's move further and pick up ये एक क्वेश्चन के बाद करेंगे इसको, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्फीयर इज गिवन, सिर्फ फंक्शन बदला है, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है। अब इसको ना क्लॉक टाइम करके देखते हैं कि हमें कितना समय लगने वाला है। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है कि हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली इंटरनली और एक्सटर्नली वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं भाई, तो कैसे निकालें? फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने कोई डायग्राम ही नहीं बना रहा, मेरे को डायग्राम की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है, एंड दैट इज ई इंटरनल इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू स्मॉल आर। फंक्शन जो भी है वो सीधा सीधा डाल दिया, रो नॉट बाय स्मॉल आर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर एंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करूंगा, मेरे को फील्ड आएगा, दैट्स इट। मुझे कोई डायग्राम नहीं चाहिए क्योंकि मैंने फॉर्मूला नेल कर दिया और यहां से मैं बहुत आसानी से रिजल्ट निकाल सकता हूं। बस ध्यान रखना है कि इंटरनल है तो लिमिट क्या है, 0 से स्मॉल है, दैट्स इट। तो सीखने में थोड़ा सा समय लगता है, उसके बाद एप्लीकेशन बहुत आसान है। अब देखो ये स्मॉल आर कैंसिल, ठीक है, और यहां से ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज ई इंटरनल इनटू स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी यहां क्या रह गया, स्मॉल आर डी आर का इंटीग्रेशन हो गया अपना आर स्क्वायर बाय 2, दैट इज सिंपल आर स्क्वायर बाय 2, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू स्मॉल, दैट्स इट। और अगर ये एक्सटर्नल निकालें, अगर ये एक्सटर्नल निकालें तो ये हो जाएगा ई एक्सटर्नल इनटू स्मॉल आर स्क्वायर एज रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, 0 से कैपिटल आर। बस यही चेंज है, लिमिट ही बदलनी है सर, तो लिमिट बदल दी, ये इंटरनल के लिए लिमिट 0 से स्मॉल आर और एक्सटर्नल के लिए 0 से कैपिटल आर, दैट्स ऑल। सो हेंस दिस वर्क्स ई इंटरनल इनटू स्मॉल आर स्क्वायर as rho naught by 2 epsilon naught into small r square. Small r square cancelled and you get E internal as equal to rho naught upon 2 epsilon naught. तो अगर तो सिर्फ इंटरनल का क्वेश्चन था तो नेल्ड है, खत्म। पर मिनट से ऊपर नहीं लगना, मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं लगना। और एक्सटर्नल है तो भी डन है, और एक्सटर्नल में जो मैंने फीचर समझाया ना वो आपको एक बार फिर से फील होगा कि ये तो लिमिट डाल के कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, and therefore the E external that becomes as rho naught into capital R square upon 2 epsilon naught into small r square. ये रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट आ गया। And do you find anything great in this? Yes, that this result is still
प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अगर ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्सटर्नली ग्राफ का वेरिएशन 1 बाय स्मॉल आर स्क्वायर ही आएगा। और क्या, और भाई अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो, अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हो तो इंटरनली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब अंदर फील्ड कांस्टेंट है, एंड सो दिस इज योर कांस्टेंट फील्ड ओवर देयर। ये कांस्टेंट फील्ड है, कब तक है, जब तक हम सरफेस पे ना आ जाए, और उसके बाद जो ट्रेंड है वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इसका मतलब इसके बियॉन्ड जो ग्राफ है वो रेगुलर ग्राफ है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स द बिहेवियर ऑफ द ई वर्सेस आर। 3 क्वेश्चन कर लिए मैंने इतनी देर में। एक्सटर्नली फील्ड वैल्यू कितनी है, इंटरनली कितनी है, और ग्राफिकल वेरिएशन क्या है। सारे क्वेश्चन एक साथ तो नहीं आएंगे ना, अब ग्राफिकल वेरिएशन का क्वेश्चन है तो सारा देखना पड़ेगा, तो उसके अंदर ये वाला पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरनल देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नली स्फीयर में हमेशा ट्रेंड कैसा आएगा 1 बाय आर स्क्वायर, चाहे कैसा भी डेंसिटी वेरिएशन हो हमेशा वैसे ही आएगा। इंटरनली चेंज हो जाएगा, जैसे इंटरनली पहले पैराबोलिक आ रहा था, अब इंटरनली कैसा आ रहा है, फ्लैट आ रहा है, मतलब कैसे आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो व्हाई डू वी स्टडी द वेरिएबल डेंसिटी, उसको पढ़ने का रीजन क्या है, पढ़ने का रीजन है कि फील्ड के बिहेवियर को कंट्रोल करना है। तो जिस तरीके से अंदर चार्ज डेंसिटी बनेगी उस तरीके से अंदर की फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। तो बिल्कुल सही हो गया, लास्ट क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि अगर आपको फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप उसके थ्रू चार्ज डेंसिटी भी गेस कर सकते हैं। तो अगर अंदर फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब अंदर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। तो भी सोचो, अगर मैं इतना नहीं समझाऊं तो लगेगा, कोई पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा किसी ने, अंदर फील्ड यूनिफॉर्म है तो डेंसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, तो बच्चे बोलेंगे हाँ फील्ड भी यूनिफॉर्म है डेंसिटी भी यूनिफॉर्म है। गलत हो गया, गलत हो गया। अगर डेंसिटी यूनिफॉर्म थी ना तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था, मतलब फील्ड इंक्रीजिंग थी, और अभी फील्ड कांस्टेंट आ रही है तो डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, डेंसिटी का फंक्शन ये आ रहा है, राइट। तो ये रिवर्स क्वेश्चन होते हैं दोनों, कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता है उसके अकॉर्डिंगली फील्ड देखना, और आपको फील्ड पता है उसके अकॉर्डिंगली गेस करना कि भाई चार्ज डेंसिटी का बिहेवियर कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो नेल्ड है कि अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना अंदर, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन वाली छोड़ के अगर इंक्लाइन वाली स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, उसको छेड़ के कुछ और बन रहा है, तो इसका मतलब अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। चाहे पैराबोलिक बने चाहे कांस्टेंट बन जाए, तो सब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, सेकंड क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज्यादा इजी तरीके से हो पाया हमसे, और कम समय में भी हो पा रहा है। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, बोल के करा रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, तो इसलिए घबराना नहीं, क्योंकि करने चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन भी, ठीक है। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिफिकल्ट मतलब क्या है कि एक आधा स्टेप थोड़ा ज्यादा है, उसमें थोड़ी लैंग्वेज आ जाएगी मैक्सिमम मिनिमम वाली, तो इसलिए लगेगा कि डिफिकल्ट है, बाकी ऐसे कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है। सो दैट्स अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। तो रेगुलरली देखें तो इट इज लुकिंग द सेम, इट इज लुकिंग द सेम कि एक नया फंक्शन है बस, पर इसमें कुछ नयापन है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब वो क्यों दिखाना है, एंड ऑफ द जब खत्म करेंगे क्वेश्चन तो समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों करा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे। फिर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकालो, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। फिर एंड तो सेम ही हो गया, ये तो सेम ही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले इतना करते हैं, और उसका स्केच भी बनाना है, पर स्केच से पहले एक पार्ट आ गया, वो पार्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमें चेक करना है, तो क्योंकि बेसिकली हमें ग्राफ बनाना है, तो शुरू करते हैं। तो पहले इंटरनल निकालना है। सो इंटरनल के लिए आई हैव ई इंटरनल इनटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू, रो का फंक्शन डाल देता पूरा उठा के एज इट इज। सो रो नॉट इनटू 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर इनटू डी आर, ये प्लेस कर दिया, ठीक है, डन, प्लेस कर दिया।
अब लिमिट क्या है, 0 से स्मॉल आर, क्योंकि इंटरनल है तो इंटरनल है, सिंपल हो गया, 0 से स्मॉल आर प्लेस कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सो लेट्स सॉल्व। 4 पाई उड़ गया यहाँ से, ओके, एंड दैट इज ई इंटरनल इनटू स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू दिस इज रो नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ये हो गया आर क्यूब अपॉन आर इनटू डी आर। ठीक है, इसको अंदर शिफ्ट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो इफ आई इंटीग्रेट दिस, दैट बिकम्स as rho naught or this divided by epsilon naught b, so by epsilon naught b, so that is by epsilon naught, and इसको इंटीग्रेट करेंगे, so r square का इंटीग्रेशन हो गया r cube by 3 और r cube का इंटीग्रेशन है r4 upon 4 और ये r as it is। ये आपका रिजल्ट है। लिमिट्स क्या है, 0 से स्मॉल r, दिस इज इट, राइट। सो लिमिट प्लेस कर लेते हैं। सो इफ यू प्लेस द लिमिट, सो वी हैव सेम आ जाएगा r क्यूब अपॉन 3 माइनस r4 अपॉन 4, सेम आ जाएगा। यहां से r स्क्वायर कैंसिल कर लेंगे, तो यहां से r स्क्वायर अगर कैंसिल कर लेते हैं, सो दिस अल्टीमेटली बिकम्स एज रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r by 3 एंड माइनस r square upon 4r। ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम देयर, दैट इज अ वैल्यू एट अ इंटरनल पॉइंट। सो 2 स्टेप एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि मतलब इसमें एक्चुअली 2 टर्म्स आ गई थी, तो इसलिए 2 स्टेप्स आ गए, पर अदरवाइज कोई मुद्दा बदला नहीं है। इट्स एग्जैक्टली द सेम वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। सो एग्जैक्टली डन है। स्मॉल r स्क्वायर के इंटीग्रेशन r क्यूब by 3 एंड r क्यूब के इंटीग्रेशन r4 by 4 और यहां से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट आ गया। और अब अगर हम एक्सटर्नल चेक करते हैं तो बस इसी में लिमिट डाल देंगे, इसी में, दैट इज e एक्सटर्नल इनटू स्मॉल r स्क्वायर इज रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे लिमिट क्या डालनी है, 0 से कैपिटल r, तो अगर कैपिटल R डाल देते हैं यहां पे रिजल्ट, सो दैट इज कैपिटल R क्यूब by 3 माइनस ये हो जाएगा कैपिटल R4 अपॉन 4 ऑफ r, दैट्स इट। ये एक्सटर्नल के लिए हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल में लिमिट क्या डालनी थी, 0 से कैपिटल R, तो कैपिटल R यहां डाल दिया, कैपिटल R क्यूब, ये भी कितना हो गया r पावर 4। सो दिस वर्क्स एज रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब by 3 माइनस r क्यूब by 4। एक r यहां तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब ये 1 by 3 माइनस 1 by 4 हो गया, so 1 by 3 minus 1 by 4 will be 4 minus 3 1 by 12, 1/12। so hence E external that becomes rho naught upon epsilon naught and into r by 12, तो यहाँ 12 इधर लिख देता हूँ, ठीक है, that is 1 by 12 हो गया और ये स्मॉल r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, so अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। एक बार फिर से मेरी बात सही रही, इतना डिफिकल्ट वेरिएशन मान लो, तीसरा क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आपकी एक्सटर्नली जो फील्ड है वो 1 by स्मॉल r स्क्वायर ही आ रही है। तो वो बात जो मैंने पहले समझा दी, वो बात हमेशा वैलिड है फॉर द स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि एक्सटर्नली फील्ड का वेरिएशन प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर आएगा। और ये ट्रिक, ये टेक्निक ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आती है ना, तभी अपने दिमाग में आ जाती है, जबकि फॉर्मूले बदलते जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, पर जो ट्रेंड है ग्राफ का वो सेम ही रहेगा। ये बात मैंने नेल डाउन करा दिया आपको। चलो, इंटरनल भी मिल गया, एक्सटर्नल भी मिल गया, ग्राफ बना लो। अब मैंने बोला था कि मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों करा है। इस क्वेश्चन को कराने का रीजन क्या है कि हम क्या सोचेंगे, जितने हमने पहले क्वेश्चन करे ना, उन सबसे अपन क्या सोचेंगे कि ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा सरफेस पे आती है, क्योंकि बाकी सारे ग्राफ ऐसे बने कि मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे मिलेगी। तो अपने को दिमाग में पूरा आ जाएगा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे ही आएगी और वहीं अपना डाउनफॉल आ जाएगा। हम वो वाला ग्राफ टिक कर देंगे जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू सरफेस पे दिख रही होगी, वही हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसी बात को चेक करने के लिए है और वहीं पे ये डाला हुआ है क्वेश्चन कि कहां पे सेंटर से आपकी फील्ड मैक्सिमम आएगी। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक्सटर्नल में तो फील्ड कम हो रही है, तो मैक्सिमम का तो सवाल ही नहीं होता। समझ आ रही है? बाहर तो कम ही हो रही है फील्ड, तो मैक्सिमम तो हो ही नहीं सकती ना बाहर। तो फिर मुद्दा क्या है
अंदर हो सकती है कि किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई हो, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन से चेक करना पड़ेगा इंटरनल वाले से कि किस पॉइंट पे भाई कितने डिस्टेंस पे फील्ड मैक्सिमम हुई है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाला स्टेप लगाना पड़ेगा और वो पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी जिस पोजीशन पे फील्ड मैक्सिमम है। तो पहले नोट कर लो, फिर हम इसका डी पार्ट करते हैं। इसको नोट कर लो। अभी तक तो ये रेगुलर क्वेश्चन हो गया कि आपने इंटरनली निकाल दिया, एक्सटर्नली निकाल दिया, और उसके अंदर कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आई है। तो आगे जो गलती हो सकती है वो सिर्फ ग्राफ में हो सकती है। तो मतलब सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो इस कैटेगरी के है वो ग्राफिकल है, कि इसका ग्राफ इंटरप्रिटेशन क्या बनेगा। नोट कर लेना तो मुझे बता देना। हो गया सर। यस सर। राइट, तो करो आप करके देखो। आप इसको डिफरेंशिएट करो, डी ई बाय डी आर, इसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 करो और फाइंड आउट करो वो स्मॉल आर की वैल्यू जहां पे फील्ड मैक्सिमम है। फाइंड आउट पोजीशन, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर, क्योंकि फंक्शन स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में है। देखो क्या बन रहा है। फ्रेश पेज पे लिख देता हूं, रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट r by 3 minus r square by 4r। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। यही था ना, यही है, r by 3 minus r square by 4r। ठीक है, तो चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट डिफरेंशिएट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू d स्मॉल r। तो रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट एज इट इज है, इसको डिफरेंशिएट करा तो 1/3 हो गया, और इसको डिफरेंशिएट करें तो दैट इज ट्वाइस ऑफ स्मॉलर, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ स्मॉलर अपॉन 4r। एंड इसको क्या करें, 0 कर दें। डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड इक्वल टू 0 स्टेप्स फॉर मैक्सिमम मिनिमम। तो बस हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 कर लिया, सो दैट बिकम्स 1/3 इज इक्वल टू, ये 2 into कैंसिल हो गया, स्मॉल r by 2r हो गया। तो आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल गई, कितनी आ गई, 2r/3। तो सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम नहीं है, सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम नहीं है, और कहां पर मैक्सिमम है, 2r/3 पे। और 2r/3 मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, दैट इज अ पॉइंट इंटरनल। तो फील्ड इंटरनली ही मैक्सिमम हो गई है। तो अब हम ई मैक्सिमम निकाल भी लेते हैं कि ई मैक्सिमम कितना है। तो लेट्स चेक द ई मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम के लिए इस फंक्शन में स्मॉल r की वैल्यू 2r/3 प्लेस कर दो। सो प्लेस करके बताना मेरे को क्या आंसर आ रहा है। इसके अंदर ये वैल्यू प्लेस कर लो। स्मॉल r कितना हो गया, 2r/3 अपॉन 3 माइनस 2r/3 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4r। बताना कितना आंसर आ रहा है। रो r by 9 epsilon naught। रो r by 9 एप्सिलॉन नॉट। कंफर्म करना। Yes, sir. Yes sir। यस Yes, सर। यस सर। रो नॉट यस। r by 9 एप्सिलॉन नॉट बोला आपने, ये आ रही है वैल्यू। ओके जी, ठीक है। रो नॉट r by 9 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये बताना सरफेस पे वैल्यू कितनी है वो बताना। व्हाट इज द वैल्यू एट द सरफेस, e एट द सरफेस। e एट द सरफेस कैसे आएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R डाल दी, तो इसमें स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R प्लेस कर दो, तो e सरफेस आ जाएगा रो नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू r by 3 एंड माइनस r स्क्वायर अपॉन 4। अब बताना ये आंसर कितना है सरफेस का। Rho naught by 12 E naught R. हाँ, ये एक r और एक r कैंसिल हो गया, और 1/3 माइनस 1/4 1/12 हो गया। सो दैट बिकम्स रो नॉट इनटू r अपॉन 12 एप्सिलॉन। प्रूव हो गया भाई। देखो ये वैल्यू से कम आ रही है, ये से कम आ रही है, दिस इज लेस देन ई मैक्सिमम। तो भ्रम टूट गया हमारा, और फ्यूचर के किसी क्वेश्चन से गलती बच गई कि हमेशा फील्ड मैक्सिमम सरफेस पे नहीं आएगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन एक जैसे करके ना लग जाता है, दिमाग में आ जाता है कि यार ये तो पक्का है कि सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम आएगी। नहीं आएगी हमेशा, नहीं आएगी हमेशा, है ना। तो पता चल गया, और अब आप ग्राफ बना सकते हो, मजे से ग्राफ बना सकते हो। तो मजे से ग्राफ बना लेते हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। पहले देख लेते हैं कि ग्राफ पर ट्रेंड क्या बनेगा। तो ग्राफ पर ट्रेंड क्या है, पैराबोलिक ही लग रहा है ना।
ई प्रोपोर्शन टू स्मॉल आर स्क्वायर है, पैराबोलिक की ट्रेंड लग रहा है। तो पैराबोलिक ट्रेंड है तो पहले तो फील्ड करेगी इंक्रीज, और पहले करेगी इंक्रीज फिर करेगी डिक्रीज। तो कैसा बनेगा, अगर आप सजेस्ट करना कैसे बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। पहले पैराबोला बनाया ऊपर, फिर इसके बाद सर मैक्सिमम पॉइंट आके उसके बाद नीचे डाउनफॉल हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो मतलब कैसे पैराबोलिक ही बनेगा? यस सर। पैराबोलिक ही बनेगा मतलब ऐसे ऐसे से ऐसे? नहीं सर, शार्प पॉइंट आएगा। शार्प पॉइंट आएगा? यस सर, 2r/3 पे। ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे मतलब इसका स्लोप 0 आ जाएगी? आएगी ना, क्योंकि d/dr 0 है। क्या है? d/dr कितना है? 0 है। d/dr कब 0 है? d/dr 0 है r = 2r/3 पे। d/dr का मतलब क्या हुआ? e और r ग्राफ की स्लोप हो गई। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप कितनी आ रही है? 0 आ रही है। कहाँ पे 0 आ रही है? दैट इज एट r = 2r/3 पे। तो r = 2r/3 पे स्लोप कितनी आ रही है? 0 आ रही है। और वहां पे फील्ड की वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम है। कितनी है? दैट इज ρ0 into r अपॉन 9ε0। ठीक, उसके बाद ट्रेंड तो पैराबोलिक ही है, लेकिन फील्ड कम होने लगी, और सरफेस पे कितनी होगी? ρ0 r/12ε0। तो ये आपका सरफेस पॉइंट आ गया। दिस इज स्मॉल r = कैपिटल R। और यहां पे जो वैल्यू आ गई, यहां पर जो वैल्यू आ गई 2 डिग्रीज हो गई, वो आ गई आपकी ρ0 r/12ε0। ये बन गई। अब मुद्दा आगे बाहर, तो बाहर तो अपने को आता ही है, बाहर तो जो ट्रेंड है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये आपका ब्यूटीफुल ग्राफ है फॉर योर E वर्सेस स्मॉल r। दैट्स योर ग्राफ, राइट? दैट्स योर कंप्लीट ग्राफ फॉर द आइडिया। ठीक है, सो ध्यान रखना है, यहाँ पे स्लोप 0 आ रही है, ये मैक्सिमम मिनिमम निकाला है हमने, और वहां पे d/dr कितना आ रहा था? 0 आ रहा था। तो हेंस द ग्राफ हैज अ पैराबोलिक टर्न ओवर देयर, और वहां पे स्लोप 0 है, शार्प पॉइंट नहीं है। और यही गलती हम कर सकते हैं ग्राफ्स के अंदर। तो मैंने समझा दिया, ये 3 क्वेश्चन कराने का लॉजिक ये था कि आपको वेरिएशन ऑफ द ग्राफ समझा दिया जाए कि हर क्वेश्चन के अंदर ग्राफ जो है वो अलग तरीके से बन रहा है। अब ये क्वेश्चन हो गए हैं, और इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप कर सकते हैं। सो ये आर्टिकल हमारा यहाँ पे हम रोकेंगे फॉर अ वेरिएबल डेंसिटी। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी ने? तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन जरूर एक बार दोबारा अपने हाथों से जरूर कर लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि मतलब अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्किप हो जाएंगे हमसे, है ना? स्किप हो जाएंगे। और फॉर्मूला जो मैंने जिस तरीके से बताया उसको फ्लैश कार्ड में डाल देना, जिस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना अपने हाथों से, जरूर। वैसे तो सारे क्वेश्चन करने चाहिए, पर ये स्पेशली कर लेना, मतलब आजकल में ही कर लेना, नहीं तो दिमाग से निकल जाएंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब ये इजी क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन इज हाउ कम, ये आपका HODS में, HODS का क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1, ये वाला हो गया, सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r1 हैज अ चार्ज डेंसिटी ρ0/r। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो हमने पीछे करा भी। इज एनक्लोज्ड बाय द हॉलो स्फीयर। अच्छा, तो मतलब ये जो है ये तो आपका स्फीयर हो गया, ठीक है, ये तो आपका स्फीयर हो गया, और ये आपका हॉलो स्फीयर है, मतलब एक तरीके का शेल हो गया। सो इट्स अ थिन शेल। तो ये आपका थिन शेल हो गया, ये हॉलो स्फीयर बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो मतलब फर्क क्या है? इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, क्योंकि उसके सरफेस पे चार्ज होगा, ये इसके सरफेस का चार्ज है। ठीक है ना? और ये चार्ज डेंसिटी, ये नेगेटिव है ना, इससे नेगेटिव बना है, ये आपका पॉजिटिव है, ये सारा पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये आपका रो है, ये वॉल्यूम के अंदर है। अरे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गया भाई, रो और सिग्मा का, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन। रो भी लग रही है, सिग्मा भी लग रही है, अदरवाइज
रो का क्वेश्चन अलग होता है, सिग्मा का अलग होता है, लैम्डा का अलग होता है, इसमें कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। चलो हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, टोटल चार्ज 0 आ रहा है सिस्टम का, मतलब इसका कुछ नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका कुछ नेट नेगेटिव चार्ज आएगा। वो कह रहा है कुल मिला के 0 आ रहा है। तो अगर कुल मिला के 0 है तो कह रहा है R2/R1 की वैल्यू कितनी होगी वो बता, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैन यू प्लीज ट्राई टू फाइंड दिस आउट कि कैसे करें भाई। करना क्या है, दोनों चार्ज लिखने 0 करना है, मतलब ये वाला चार्ज अगर मैं Q1 लिख दूं और इसको Q2 लिख दूं तो सीधा सीधा है कि Q1 प्लस Q2 को 0 करना है। दैट्स इट, ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। इसमें क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है। इसको क्यों करना पड़ेगा इंटीग्रेट? क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी है। दैट्स ऑल, बस इतना करना है। तो Q1 कैसे आएगा, चार्ज कैसे आता है? चार्ज इज रो इनटू dV। अच्छा ये तो सिखाया हुआ है ना सर ने, रो इनटू dV प्लस Q2। अरे सर वो तो सिंपल है, वो तो कैसे आ जाएगा, सिग्मा एंड इनटू दिस एरिया, वॉल्यूम नहीं एरिया, क्योंकि सिग्मा है तो एरिया कितना है 4πr2²। सो दैट इज 4πr2², लेकिन चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तो माइनस सिग्मा इनटू 4πr2²। तो ये वाला पार्ट तो हो गया और ये पूरा मिला के 0 है, तो बस ये निकालना है आपने। तो सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर है, बस रो इनटू dV। अच्छा तो मतलब वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन हो गया फिर सही। तो वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन कौन सा हमारे लिए मुश्किल है? अब तो आता ही है, दैट इज रो का फंक्शन डाल दो। तो रो का फंक्शन हो गया ρ0/r, और dV कैसे लिखते हैं, स्फीयर है तो स्फीयर के लिए 4πr²। कौन सा डिफिकल्ट है? और कितना चार्ज चाहिए? सारा चाहिए। तो लिमिट्स क्या होंगी, 0 से R1, पूरा का पूरा रेडियस, तो 0 से लेके R1 खत्म, एंड माइनस सिग्मा इनटू 4πr2² इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। प्लीज सॉल्व इट, गिव द आंसर। क्वेश्चन हमेशा सारी वैरायटीज के करने चाहिए, तो ये सारी वैरायटीज के क्वेश्चन है। अगर अपने आप करते हैं तो इतनी वैरायटीज के क्वेश्चन नहीं मिल पाते हमें, और क्लासिफाई नहीं हो पाते कि भाई एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पे सारे के सारे मिलने थोड़े हमारे लिए मुश्किल होते हैं। बताओ भैया आंसर इसका। √ρ0/sigma। √ρ0/सिग्मा। कोई फैक्टर वेक्टर नहीं है 2 4 3 सर 5? 2 का है फैक्टर, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है, देखो चेक करो। Yes sir। यस है, ये स्मॉलर कैंसिल, ρ0 इनटू 4π, स्मॉल r dr है, स्मॉल r dr का इंटीग्रेशन हो गया अपना r²/2, और इसके लिमिट्स है 0 से R1 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड ले जाते हैं, सिग्मा इनटू 4πr2²। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। पहली बार देखने में डर लगेगा देख के कि भाई पता नहीं वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन है, पता नहीं क्या होगा इसमें, तो करने के बाद लगता है यार ये तो बड़ा सिंपल था। और ऐसे ही होता है एग्जाम में आने के बाद, अरे ये तो सर हो जाता था हमसे, हो सकता था, काश प्रैक्टिस करी होती, है ना। तो इसको डाल दिया यहाँ पे, दैट बिकम्स r1² अपॉन 2 इज इक्वल टू सिग्मा इनटू r2²। हो गया नील डाउन वहां से क्वेश्चन। तो ये आपका ρ0 अपॉन 2 सिग्मा आ गया, ρ0/2 सिग्मा इज इक्वल टू r2² अपॉन r1²। तो फिर हमने उसका रूट ले लिया, hence r2/r1 becomes equal to root of ρ0/2 sigma. That's the answer. And pretty easily done. ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। नया क्वेश्चन वैरायटी वाला हमें हमारी बैग में मिल गया है ना। गुड क्वेश्चन इज नाउ इन आवर बैग्स। डन है, नोट कर लिया हो तो बता दें मुझे, मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लें। डन। मैंने एक ना वो वीडियो बनाया था एक्चुअली, क्योंकि आई सफर्ड फ्रॉम कोविड, स्टिल सफरिंग फ्रॉम इट। सो मुझे पता है कि कितनी डिफिकल्टी होती है। तो यहाँ कुछ लोगों ने मिलके एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया है, अराउंड 32 लोग हैं वॉलंटियर ग्रुप में। सो वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग all the resources to anybody in need
मेडिसिन, डॉक्टर कंसल्टेशन, ऑक्सीजन सपोर्ट या कोई भी फूड डिलीवरीज वगैरह है. सो वी आर मैनेजिंग ऑल द थिंग्स. तो अगर आपको किसी भी अपने सर्कल में कहीं भी पता हो कि किसी को रिक्वायरमेंट है, सो प्लीज आप मुझे उसका कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर देना. जो भी हेल्प होगी, जितनी हमसे बन पड़ेगी, हम उसको कर लेंगे. राइट, जस्ट आई वांटेड टू मेंशन. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. और क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? It said there is a non-conducting sheet of the large surface area and thickness d contains uniform charge density. शीट का क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है, तो इसमें क्या नया है? तो देखते हैं भाई क्या नया है इसके अंदर. ये हमें कह रहा है कि हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, सीधा शीट ऑफ चार्ज, और उसकी थिकनेस भी गिवन है. अच्छा, ये थोड़ा नया लग रहा है. इट इज हैविंग अ थिकनेस एंड, तो उसकी कुछ थिकनेस है, तो वो जो थिकनेस है वो आपको डी गिवन है, तो ये उसकी थिकनेस ले लेता है. ऐसा थिकनेस ऑफ इट, तो मतलब ये पूरा ऐसे मान लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, तो ये पूरी शीट होगी, उसकी थिकनेस डी है, ये पूरी थिकनेस है, ये डी के बराबर है, और ये पूरा वॉल्यूम डेंसिटी. अच्छा, सिग्मा का क्वेश्चन नहीं है, वॉल्यूम डेंसिटी का क्वेश्चन, मतलब पूरा सब जगह चार्ज, पूरा चार्ज है यहाँ पे, भर भर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज. सो दिस इज आइडिया दैट देयर इज अ कंप्लीट चार्ज इन द कंप्लीट वॉल्यूम ओवर हियर. सो दिस इज एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चन. और वो हमें बोल क्या रहा है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P इनसाइड अ प्लेन, अ पॉइंट P इनसाइड द प्लेन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल प्लेन. तो इसका सेंटर बना देते हैं, तो ये इसका सेंटर होगा, और सेंटर से वो कह रहा है एट अ डिस्टेंस x, इस पॉइंट पे हमने फील्ड फाइंड आउट करनी. सो दैट्स द क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करना है. कैन यू हेल्प मी इन फाइंडिंग दिस? फ्रंट व्यू से ना, फ्रॉम द फ्रंट व्यू इट इज गोइंग टू लुक जस्ट लाइक दिस. तो मैंने 3D व्यू बना लिया, तो फ्रंट व्यू से सिंपल इतना लगना है, और ये उसकी सेंट्रल लाइन है, और एट अ डिस्टेंस ऑफ x फाइंड आउट करना फील्ड. दिस वन, कैन यू हेल्प मी हाउ टू फाइंड इट? हमने ना एक क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, इनफैक्ट 2 किए थे, आपको याद होगा. सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था, और सिलेंडर के सरफेस पे चार्ज था, तो मैंने उसको लाइन चार्ज में कन्वर्ट करके और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था कि लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन निकाल दिया था. फिर मैंने एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लिया था, फिर उसके लिए भी ऐसा क्वेश्चन करा था, और लैम्डा और रो में रिलेशन निकाल दिया था. और इसके पहले भी जो भी मैंने क्वेश्चन कराया वो भी सेम बेसिक का था कि आपका रो और सिग्मा के बीच में रिलेशन आ गया. तो ऐसे मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ये उनमें से एक मजेदार क्वेश्चन. अभी एक ऐसा क्वेश्चन है, देखना मैं आपको कितनी सरलता से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ. इसको ना 2 हिस्सों में बांट लेते, इस पूरे रीजन को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा. एक ये वाला रीजन हो गया इतना, ठीक, और एक ये वाला रीजन हो गया जो बचा हुआ रीजन. ठीक है, जो ये वाला रीजन है, ये आपका सेकेंड रीजन हो, ये आपके 2 रीजन हो. ठीक है, अब ऐसा है भाई, इस तरफ जितना भी चार्ज होगा उसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड राइट को आएगी, तो वो फील्ड राइट को आएगी. इसको E1 लिख देता हूं, और मतलब इधर जितनी डेंसिटी उसकी वजह से, और इसकी वजह से फील्ड इधर आएगी, क्योंकि है तो सारे पॉजिटिव चार्ज. तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से राइट को, और इधर वाले जितने चार्ज है उसकी वजह से लेफ्ट को. इस पॉइंट पे इसकी वजह से राइट को, और इधर वाले चार्ज की वजह से लेफ्ट को. तो 2 फील्ड बन जाएगी हमारी. देयर विल बी 2 फील्ड्स ओवर देयर, एक E1 इधर और एक E2 इधर. और डेफिनेट लग रहा है मुझे E1 ज्यादा आएगी, क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा है, तो उसकी वजह से ज्यादा आएगी. तो जो नेट फील्ड आएगी दैट विल बी सिंपली इक्वल टू E1 माइनस ऑफ E2. खत्म, क्वेश्चन डन, ओवर. सर कैसे खत्म? अच्छा ये मत देखो, इसको देखो, तो ये सिग्मा लगेगा, क्योंकि फ्रंट व्यू से सिर्फ आपको एरिया पे चार्ज दिखेगा, तो ये आपको सिग्मा लगेगा. तो ये जो चार्ज डेंसिटी है इधर, ये सिग्मा 2, और इसको सिग्मा 1 लिख देते हैं. इस वाले पे सिग्मा 2, इस वाले पे सिग्मा 1. तो इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग लिखा हुआ है,
तो नॉन कंडक्टिंग के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। तो इधर वाले डेंसिटी की वजह से दैट इज सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर वाले की वजह से ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है, इसकी वजह से E1 है, इसकी वजह से E2 है। सो दैट इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बन गया। दैट्स इट। पर आंसर तो सर रो की फॉर्म में है, तो कन्वर्ट करो ना, तो कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करता है। सो हाउ डू वी कन्वर्ट, तो मैंने करा कन्वर्ट रो as supposed to be equal to charge density कैसे लिखेंगे, so that is going to be the charge upon the volume, तो पूरा वॉल्यूम d into area, ये सामने d and into area, तो इसको अपॉन d into a लिख लिया। कैसे लिख लिया, d into a लिख लिया। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, q by a, q by a क्या हो गया, सिग्मा, so that is sigma by d। तो ओवरऑल चार्ज डेंसिटी कितनी है, दैट इज सिग्मा बाय डी। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, तो अब यहां यूज करते हैं, तो रो कैसे है, दैट इज सिग्मा बाय डी। तो ये जो पार्ट है सिग्मा 1 अपॉन ये कितने डिस्टेंस पर है, पूरा तो d था, पर ये कितना डिस्टेंस है, दैट इज d बाय 2 प्लस x, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है d बाय 2, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेन है, क्वेश्चन में गिवन था, इट्स अ सेंट्रल प्लेन। तो ये डिस्टेंस कितना है d बाय 2 एंड प्लस x, तो ये हो गया d बाय 2 प्लस x, एंड जो ये वाला पार्ट है सिग्मा 2, दैट इज अ सिग्मा 2, उसके लिए बैलेंस डिस्टेंस है, तो ये बैलेंस डिस्टेंस कितना है, दैट इज d बाय 2 माइनस ऑफ x, तो दैट इज d बाय 2 माइनस ऑफ x। ये आपका रो और सिग्मा में रिलेशन आ गया, सिंपल रिलेशन है रो सिग्मा बाय d, तो d जितना है उसके अकॉर्डिंग सिग्मा आ जाएगा। तो यहाँ पे d बाय 2 प्लस x है, ये ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे ये कम है तो चार्ज डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग आ रही है। तो सिग्मा 1 मिल जाएगा, यहाँ से प्लेस कर लो, सिग्मा 1 दैट इज रो इनटू d बाय 2 प्लस x माइनस सिग्मा 2, वो यहां से रो इनटू d बाय 2 माइनस ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। ये रिजल्ट बन गया हमारा। अब इसको माइनस कर लो, तो d बाय 2 माइनस d बाय 2, ये तो गया, दैट इज लेफ्ट एज x एंड माइनस और माइनस x, दैट इज प्लस x एंड डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट वर्क्स एज रो इनटू 2x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 and 2 cancel and we get our answer rho x upon epsilon naught, so that's the result, rho x upon epsilon naught, that's the answer, has a C part over there। टेक्निकली अगर आप एंड में देखोगे तो समझाने में समय लगा, और करने का समय अगर हमें समझ में आ गया तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, दैट इज सिंपली कन्वर्जन ऑफ द रो इनटू सिग्मा, कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करके रिजल्ट आ गया। तो ये स्पेसिफाइड क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपको एक जगह पे किसी भी किताब में नहीं मिल सकते, दैट इज ऑफ दिस कैटेगरी कि रो और सिग्मा के बीच के रिलेशंस पे जो क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन करते हुए ये टेक्निक आ जाती है, तो हमने वो सिलिंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टेक्निक को सबसे पहली बार देखा था, और अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी उसी टेक्निक से इजीली सॉल्व हो रहा है, दैट इज हाउ वी आर एबल टू रिलेट लैम्डा सिग्मा एंड रो। सो दैट्स द वन कैटेगरी क्वेश्चन जो कि हमने सीख लिया, एंड दिस इज वेयर वी हैव एक्चुअली नेल्ड डाउन द लास्ट पॉसिबल कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इन द गॉस लॉ। इसके साथ में कोई और कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है, किसी और वैरायटी का क्वेश्चन नहीं रह जाता है जो कि गॉस लॉ में और इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में अनटच्ड हो। ये सारे क्वेश्चन हमारे सारे लेवल्स तक क्लियर डाउन है। ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. At 2 minutes. यस, ओके बेटा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। Sir, done. ओके राइट, सो कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं, देयर आर सम रिवीजन क्वेश्चंस ओवर हियर जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं जो हमने करे थे फॉर सॉलिड एंगल। उसके लिए फॉर्मूला बना के आपको दिया हुआ है, तो उससे कुछ फॉर्मूला बेसिस के क्वेश्चन है। वो फॉर्मूला बेसिस के क्वेश्चन कैसे थे
कि हमने सॉलिड एंगल को क्रैक डाउन किया था कि सॉलिड एंगल ऑफ द कोन जो होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है। और इससे हमने फ्लक्स इवैल्यूएट कर लिया था कि फ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाया था दैट वाज 2 पाई अपॉन 4 पाई, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, क्योंकि मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना आता है 4 पाई आता है, तो दैट्स द सॉलिड एंगल ऑफ द कोन अपॉन द मैक्सिमम सॉलिड एंगल। और इसी फ्रैक्शन को हमने ब्रेक डाउन कर लिया था एज फॉर द फ्लक्स थ्रू द कोन अपॉन टोटल फ्लक्स। सो द फ्लक्स थ्रू द कोन and upon the total flux. So flux through the cone आ गया था as a total flux into 1 minus cos theta upon 2, और total flux कितना होता है q by epsilon naught. So the formula stands as q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta. That's the flux through the cone, right? So that was a formula जो कि हम बना चुके हैं already. तो उसकी application कुछ है जो कि आपको show करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें गिवन है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है उनके बीच में वो 2a है। तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस a है। इवैल्यूएट द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर अक्रॉस अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो इस सर्कल पे फ्लक्स देखना है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन अगर सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट हमने नहीं करा है, पर शुक्र है कि हमने करा हुआ है। तो फिर ये क्वेश्चन बड़ा आसान है कि ये जो फ्लक्स है इससे वैसे तो सब तरफ जाएगा, पर अपने को सिर्फ इस सर्कल में जितना जा रहा है वो देखना है। तो इस सर्कल में जितना ये फ्लक्स जा रहा है वो देखना था। तो वो तो कोन के शेप का दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? कोन के शेप का दिख रहा है। तो अगर आप ये एंगल, ये एंगल है ना थीटा, तो अगर ये एंगल को आप जज कर लेते हो तो आपका आंसर वर्क अपॉन हो जाएगा। दूसरी बात, पॉजिटिव से लाइंस एग्जिट करती हैं, तो इसका मतलब इस पे ये जो फ्लक्स लाइंस हैं वो टुवर्ड्स द राइट है। किधर है? टुवर्ड्स द राइट, मतलब बाहर को निकल रही है। मतलब यहाँ पे अगर बंदा बिठा दोगे तो उसको क्या दिखेगा कि फ्लक्स लाइंस उसकी तरफ आ रही है बाहर को, मतलब एक तरीके का पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है, इसको ये दिखेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखना। अब जो नेगेटिव वाला चार्ज, इसकी वजह से भी फ्लक्स है, तो वो भी इस कोन में आ जाएगा ये सारा, और इक्वली आएगा, है ना, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो इक्वल फ्लक्स लाइंस बनेंगी। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब फ्लक्स लाइंस इस नेगेटिव की तरफ होंगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन इस बंदे को क्या दिखेगा? इस बंदे को ये फ्लक्स भी अपनी तरफ दिख रहा है और इस बंदे को ये वाला फ्लक्स भी अपनी तरफ दिख रहा है, जबकि एक्चुअली में इससे पॉजिटिव की वजह से लाइंस बाहर जा रही थी और नेगेटिव से टुवर्ड्स जा रही थी, पर इस बंदे के हिसाब से दोनों पॉजिटिव फ्लक्स, क्योंकि ये वाली लाइंस भी इसको बाहर आती हुई दिख रही है और लाल वाली लाइंस भी इसको बाहर आती हुई दिख रही है। तो क्या करें? एक को कैलकुलेट करके डबल कर दो, तो एक को कैलकुलेट करके डबल कर दो, सो विल हैव द फ्लक्स एज अ ट्वाइस ऑफ द फ्लक्स थ्रू द कोन। ट्वाइस मतलब एक कोन का निकाल लो, दूसरे कोन का सेम और डायरेक्शन भी सेम है। अगर यही क्वेश्चन इधर प्लस क्यू होता तो आंसर जीरो होता, क्योंकि इधर से जितनी लाइन जाती इधर से जितनी लाइन जाती कैंसिल कर जाती, तो जीरो आंसर नहीं बनाना था क्वेश्चन ने, इसलिए ये बना दिया। और फ्लक्स थ्रू द कोन ये रहा, सो दैट इज 2 into q by 2 epsilon naught and into 1 minus cos theta. Solving time less than a minute if you know the formula. In 1 less than a minute, 1 मिनट से कम में क्वेश्चन है, that is q by epsilon naught into 1 minus cos theta. Cos theta इस इधर से आ जाएगा, इससे आ जाएगा, ये आपका थीटा है, ये साइड r है, ये साइड a है, तो ये हो गया रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो cos theta मिल गया, that is base upon hypotenuse, so that is a upon root of r square plus a square. That's it, that's your answer for the flux through this particular circular area, right? So we need to remember the formula, पहले भी बोला हुआ है, दोबारा बता दिया, इंपॉर्टेंस गुडनेस ऑफ द फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ गया है तो हाँ बोले, और नोट कर ले, नोट कर लिया है तो बता।
सर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. right? Do you remember this formula? बड़ा आसान सा formula है, q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta, और theta जो है that's a semi vertical angle of the cone, that's a semi vertical angle of the cone, same angle है यहाँ पे symmetricity से. So let's see on the same idea पे screenshot ले लें, जिसने नोट शेयर नहीं करा हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, एंड फॉर द सेम आइडिया देखते हैं कि एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं सेम आइडिया पे. सो आई एम स्किपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो दिस इज द नेक्स्ट, इसको मैं बाद में करता हूँ, अभी करूंगा. ये क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, देयर इज अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ सिलेंडर. अच्छा रख दिया. सो देयर इज अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द सिलेंडर, और उसकी लेंथ L गिवन है, नहीं लेंथ 2r गिवन है. द लेंथ इज गिवन एज 2r, तो ये पूरी लेंथ जो है वो 2r है. रेडियस ऑफ कोर्स r है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द कर्व सरफेस बताना है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा वो बताना है. तो हेल्प कर सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, आइडिया दे सकते हो. कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है इस वाले से. अच्छा ये बताना, व्हाट इज द नेट फ्लक्स टू द सिलेंडर? What is the net flux? बोलो. Zero. नहीं, net flux Q to the by cylinder. epsilon naught. Q by epsilon naught. क्योंकि चार्ज अंदर इंक्लोज है, तो अगर हमें नेट फ्लक्स निकलना हो, नेट फ्लक्स टू द सिलेंडर पूछा जाए, तो उसका आंसर सिंपल होना चाहिए था, और आंसर हो जाना चाहिए था Q upon 2 epsilon naught. That should have been the answer, है ना? Q upon 2 epsilon naught, Q upon epsilon naught, 2 आंसर है. Q upon epsilon naught, ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए था. सिंपली ये आंसर होना चाहिए था. ओके, पर उसने नेट फ्लक्स पूछा ही नहीं, उसने बोला कर्व सरफेस पे निकाल लो. अच्छा, तो मैंने सोचा कर्व सरफेस पे निकालना बहुत कठिन है. बोलेगा सर क्यों कठिन है? क्योंकि जो कर्व सरफेस पे निकालना शुरू करेंगे ना, तो क्या होगा, यहां से जो फील्ड लाइंस आएंगी, इनके अलग अलग एंगल बनेंगे, क्योंकि एन कैप तो ऐसे बनेगा, ये एन कैप होगा, लेकिन ये जो फील्ड लाइंस आएंगी इनके अलग अलग एंगल बनेंगे. तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा. एंगल देखने पड़ेंगे, रिजॉल्व करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा. तो हमने कहा इनडायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को. तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? इनडायरेक्ट में ने बोला ये जो चार्ज सेंटर पे रखा है एक्सिस पे, जो ये क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी ले लो, तो इसकी वजह से प्लेन सरफेस पे देखते हैं क्या हो रहा है. तो प्लेन सरफेस पे देखा तो ये फ्लक्स आ रहा है, ये प्लेन सरफेस पे आ रहा है, इस पे. अच्छा सिर्फ इधर नहीं आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो ये भी इस प्लेन सरफेस पे फ्लक्स आ रहा है. इधर भी और इधर भी, दोनों प्लेन सरफेस पे फ्लक्स आ रहा है. मैंने कहा ये तो बड़ा बढ़िया है. तो क्या करें, अब मेरे को निकालना किस पे है, इसको उस सरफेस पे. तो जितना भी नेट फ्लक्स है वो प्लेन सरफेस पर है. प्लेन सरफेस कितने हैं, 2, 1 और 1 2, सो इनटू 2 प्लेन सरफेस पे, और प्लस जो कि आपका कर्व सरफेस पे भी आएगा. सो प्लस द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस. 2 प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है, और इन सबको मिला के नेट फ्लक्स आ रहा है. तो मुझे क्या चाहिए, फ्लक्स टू द कर्व सरफेस, वो पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो द फ्लक्स टू द कर्व सरफेस इज अ नेट फ्लक्स माइनस द ट्वाइस ऑफ द फ्लक्स टू द प्लेन सरफेस. और अब जो भाई प्लेन सरफेस है ना, दैट्स अ फ्लक्स थ्रू द कोन. ये कोन बन रहा है, और इससे भी लाइन बाहर जा रही है, और इससे भी लाइन बाहर जा रही है. तो ये दोनों फ्लक्स पॉजिटिव है, तो लिख लेते हैं नेट फ्लक्स कितना है, दैट इज Q by epsilon naught. ये नेट फ्लक्स है, -2 इंटू दिस इज अ फ्लक्स टू द कोन. तो कोन का फ्लक्स कितना है, फॉर्मूला अपने पास Q by 2 epsilon naught and into 1 minus cos theta. That's a formula for the flux through the which surface, that is a cone surface. That's a plane surface over there. वही आपका कोन वाला सरफेस है. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 2 and 2 कैंसिल्ड है, so that is Q by epsilon naught. माइनस इसको ओपन कर लो, Q by epsilon naught and minus plus, so Q by epsilon naught cos theta. तो ये कैंसिल आउट हो गया, and answer works as the flux through the curved surface is equal to Q upon epsilon naught into cos theta. ये मेरा रिजल्ट आ गया. That's Q by epsilon naught into cos theta. और मुझे बस cos theta की वैल्यू चाहिए, तो cos theta
वो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। कैसे गिवन है? पूरी लेंथ 2r है, तो ये साइड r हो गई और ये साइड r है, तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे तो ये एंगल चाहिए, ये थीटा चाहिए, तो वो तो बड़ा सिंपल हो गया। थीटा कितना हो गया? दैट इज cos थीटा एज इक्वल टू, कैसे? अरे cos थीटा क्या, tan थीटा से देख लो। सो tan थीटा आ गया, tan थीटा कितना हो गया? r by r, तो ये तो 1 हो गया। सो थीटा कितना है? 45 डिग्री है। सो थीटा 45 है, तो यहाँ प्लेस कर लो। सो यू गेट cos 45, cos 45 कितना है? That is 1 by root 2. So that's our answer, q by root 2 epsilon naught. Of course, option है हमारे पास, that's the C part. And the question is nailed down by using once again the formula for the flux through the cone, that is q by 2 epsilon naught into 1 minus cos theta. And once again, it's a non-integration method of solving. Actually, में result आता है integration से, पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन चुका है, उस वजह से हमें बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो दिमाग में क्लिक ऑन करना चाहिए कि हम इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट सॉल्विंग, डायरेक्ट सॉल्विंग बहुत डिफिकल्ट थी क्योंकि आपको एंगल देखने पड़ते, दिमाग खराब हो जाता। तो हमने इनडायरेक्टली देखा कि नेट फ्लक्स पता था, उसमें से ये जो प्लेन सरफेस वाला फ्लक्स है वो माइनस कर दिया, तो बाकी जो लाइंस होंगी वो कर्व सरफेस पे जाएंगी। तो माइनस करके पता चला कि जो प्लेन सरफेस का फ्लक्स है वो तो कोन का फ्लक्स था, तो कोन के फ्लक्स का फॉर्मूला आता था, नेल डाउन करा, एंगल क्वेश्चन में गिवन था, वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो अगर समझ में आ गया है और नोट डाउन कर लिया है तो प्रोग्रेस करें, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर वहां पर हमने -2 PS क्यों लिखा? प्लेन सरफेस। There are two surfaces, एक ये है और एक ये है, दो सरफेस। ठीक है ना? ओके सर। टोटल मिला के 3 सरफेस है, 2 प्लेन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है, राइट? पूरे सिलेंडर के 3 सरफेस है, देयर आर 2 प्लेन सरफेस, 1 कर्व सरफेस। तो जितनी भी लाइंस जाएंगी वो दोनों प्लेन सरफेस से भी जाएंगी और कर्व सरफेस से भी जाएंगी, पर हमें कर्व सरफेस से चाहिए थी, तो हमने नेट लाइंस में से जो भी प्लेन सरफेस पे लाइंस जा रही है वो माइनस कर दी। सो टोटल फ्लक्स में से एक प्लेन सरफेस माइनस, दूसरा प्लेन सरफेस माइनस, हेंस इट इज माइनस ऑफ 2 फ्लक्स टू द प्लेन सरफेस। अगर सर बीच वाला चार्ज नेगेटिव होता, माइनस आ जाता बेटा, माइनस आ जाएगा वहां। Right? Noted by everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So अब ये एक्चुअली कई बार क्वेश्चन हमने ना प्रैक्टिस करे होते हैं, अच्छे से करे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो हमें चैलेंज कर देता है। मतलब ये फॉर्मूला भी रट्टा मार लिया हमने, सब कुछ हो गया, तो फिर भी क्वेश्चन आता है जो हमें चैलेंज कर देता है। वैसा ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जैसे चैलेंजिंग क्वेश्चन ओवर देयर। और ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द वायर फ्रेम। ये हमारा एक वायर फ्रेम वाला एक रेक्टेंगल है, बेसिकली एक रेक्टेंगल है, और ये जो पर्टिकुलर रेक्टेंगल है इसके थ्रू आपको फ्लक्स को इवैल्यूएट करना है, फ्लक्स। और ये जो रेक्टेंगल प्लेट है वो कैसे रखा है वो समझा देता हूँ कि ये आपका इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और इसके सामने ये ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस। तो इससे जो लाइंस आएंगी, इससे लाइंस निकलेंगी, तो अब इससे जो लाइंस निकल रही होंगी वो तो सब जगह जाएंगी, सिलेंडर के फॉर्म में जाएंगी, क्योंकि लाइन चार्ज की जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, तो सब डायरेक्शंस में जाएंगी। तो ये यहां रखा हुआ है, तो इस पे कितनी लाइंस हिट करेंगी, इस पे उसकी फिक्स डायमेंशंस है, उसकी पूरी डायमेंशंस गिवन है। ये आपको बी गिवन है, ये एल गिवन है, और ये जो डिस्टेंस है, ये बीच वाला डिस्टेंस जो है वो डी गिवन है ना, यहां से लेके यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी गिवन है, ये वाली साइड जो है वो बी गिवन है, ये वाली एल गिवन है। तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स है ये इवैल्यूएट करना है। ये है भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। अब ये कैसे करें भाई, तो हिंट दे दिया मैंने, हिंट दे दिया है। हिंट क्या दिया है कि सिमेट्री ढूंढो, जबकि लग बिल्कुल नहीं रही है, कोण भी नहीं बनेगा, कोण भी नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि सर्कल नहीं है।
तो सर्कुलर सरफेस होता तो कोन जैसा दिख जाता, तब तो कोन भी नहीं लगेगा। लेकिन एक बात जो अपने पल्ले है वो क्या है कि लाइन चार्ज की फील्ड सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होती है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे, छोटी छोटी बातें हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है आसानी से। चलो देखते हैं कैसे। तो क्या है कि ये जो हमारा लाइन चार्ज था ना, ये जो लाइन चार्ज है, हम इसके अराउंड सिलेंडर बना लेते हैं, क्योंकि सिलेंड्रिकली फील्ड होती है तो हमने कहा सिलेंडर बना लेते हैं। तो हमने इसके अराउंड सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो दिस इज अ सिलेंडर अराउंड गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस बना लिया। सो दैट्स अ सिलेंडर ओवर हियर। अब देखो मजा, मजा क्या है वो देखो कि ये जो शीट है ना, ये जो शीट है वो कैसे रखी हुई है, वो ऐसे प्लेस्ड है। दिस इज प्लेस और थोड़ी सी गड़बड़ होगी। ओके, अब ये जो शीट है, दिस इज प्लेस लाइक दिस, दिस इज प्लेस लाइक दिस, दैट्स द शीट, ये शीट है। अब थोड़ी फीलिंग आ रही है, मतलब सिलेंडर बनाने के बाद अजीब सा लग रहा था, पहले बहुत अजीब सा लग रहा था, अब फीलिंग आ रही है। अब फीलिंग आ रही है कि ये अच्छा, ये सिलेंडर के अंदर इंस्क्राइब सा हो गया, इस सिलेंडर में इंस्क्राइब दिख रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे को डी गिवन है, और ये जो लेंथ है ये बी गिवन है ना, और ये जो लेंथ है ये एल गिवन है। अब भी डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो गया कि अभी सिंपल लग रहा है। तो मैंने एक ट्रिक लगाई। अब ट्रिक क्या है कि मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा, यहां से इसके नजर से ऊपर से झांक के टॉप व्यू से देखूंगा। तो मैं इसको जब टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे ऊपर से सर्कल दिखेगा। क्या दिखेगा? मुझे सर्कल दिखेगा ऊपर से। तो मैं सर्कल बनाने वाला हूं ऊपर से। ऊपर से क्या दिख गया? सर्कल दिख गया। ठीक है, सर्कल दिख गया। और ये लाइन दिखेगी ऊपर से। ऊपर से देखने पे वैसे तो 3D में तो पूरी शीट है, और ऊपर से देखूंगा इसको, ऊपर से देखूंगा तो लाइन दिखेगी खाली, है ना। वैसे तो शीट है पूरी, है ना, वैसे तो पूरी शीट है, और ऊपर से तो लाइन दिखेगी। तो ये लाइन है, ये वाली लाइन है, ये जैसे ए और ये बी मेंशन है यहाँ पे, ये वाली, तो ये लाइन है, तो ये लाइन दिखेगी ऐसे, दैट्स ए एंड बी। ये तो कॉर्ड की तरह आ गई, जैसे सर्कल की कॉर्ड बन गई है, सर्कल की कॉर्ड है बिल्कुल, ठीक है। और ये डिस्टेंस डी गिवन है, ये डिस्टेंस डी गिवन है। अच्छा, ये तो सही हो गया। अच्छा, फिर और ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा, ये हमें एल गिवन है। अच्छा, तो फिर मतलब ये L/2 हो गया और ये L/2 हो गया। क्या बात है, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है, फ्लक्स लाइंस देखो। तो जो फ्लक्स लाइंस हैं इससे, वो इसको हिट करेंगे, ये सारी फ्लक्स लाइंस हैं जो इसको हिट करेंगे इधर इतने पार्ट पे, सिर्फ इस सरफेस को। वैसे तो सब जगह लाइंस आएंगी, पर हमें तो सिर्फ वो चाहिए जो इसको हिट करे। तो मतलब जो सिर्फ इस शीट को हिट करे, तो ऊपर से कैसे दिखेगा? वो सारी लाइंस होंगी जो कि इसको हिट कर रही होंगी, जो कि इसको हिट कर रही होंगी, इस पूरे सरफेस को जो हिट कर रही होंगी। तो ये जो लाइंस हैं वो इतने में है, वो इतने में है, ये वाली लाइंस, ये लाइंस, ये ऊपर से देखने पर जो कि सिर्फ इसको हिट कर रही है, ये ऊपर से देखने से दिख रहा है। 2D फिगर बन गई, इससे 2D फिगर, 3D नहीं है। इसको स्फीयर मत समझ लेना, ये स्फीयर नहीं है, ऊपर से सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है पूरा। नीचे वाला पोर्शन दिखेगा नहीं, ऊपर से सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा। खत्म, यहां से क्वेश्चन खत्म, यहां से क्वेश्चन। कैसे खत्म सर? ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इसको थीटा ले लेता हूं, ये वाला एंगल। अच्छा, तो ये भी थीटा होगा, ये तो सिंपल ही है, ये थीटा तो ये भी थीटा। वाह क्या बात है। और यहां पे चार्ज है, सारा चार्ज यहां पर है ना। कितना चार्ज है? क्यू मान लो, क्यू मान लो, जितना भी चार्ज है टोटल क्यू मान लिया, ठीक है। अब ये ऊपर से तो पॉइंट चार्ज दिख रहा है, ऊपर से पॉइंट चार्ज दिख रहा है, तो ये पॉइंट चार्ज की फील्ड पूरे सर्कल में जानी चाहिए थी, सब जगह जानी चाहिए थी। मतलब ये और भी लाइंस थी, ये सारी लाइंस है, पर वो हमें चाहिए नहीं ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ ब्लू वाली चाहिए ना, जो कि शीट को हिट करेंगे। तो हमने फ्रैक्शन ले लिया। क्या ले लिया? फ्रैक्शन ले लिया। तो फ्रैक्शन कैसे आएगा कि पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री, 2 पाई। पर फ्लक्स हमें कितने एंगल पे चाहिए? 2 थीटा पे। तो मतलब हमें कितने पे चाहिए? 2 थीटा पे, और जबकि टोटल कितने पर है? 2 पाई पे। दैट्स इट, दैट्स
दैट्स अ रेशियो कि जितनी लाइंस हमें चाहिए वो 2 थीटा एंगल पर है और जितनी लाइंस एक्चुअली में है वो पूरी 360 डिग्री पर है, 2 पाई पर है. दैट्स अ फ्रैक्शन. दैट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द फ्लक्स. दैट्स अ फ्रैक्शन ऑफ द फ्लक्स. और यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. यहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. दैट इज फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू, दैट फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू फ्लक्स थ्रू दैट शीट जो कि हमें चाहिए एंड डिवाइडेड बाय द टोटल फ्लक्स. तो ये 2 and 2 कैंसिल है. So the flux through that sheet is equal to the net flux and into theta upon pi. अब net flux क्या है भाई? Q by epsilon naught. ये तो खत्म. ये तो net flux है क्योंकि चार्ज enclosed कितना दिख रहा है? Q. चार्ज enclosed कितना है इसके अंदर? Q. है ना? So वो तो हो गया आपका Q by epsilon naught into theta by pi. खत्म क्वेश्चन. ओवर. थीटा चाहिए. थीटा चाहिए जो यहां से मिलेगा. तो यहां से ढूंढो. अच्छा ये साइड ना ऊपर वाली बी है, एल नहीं है. ये गलती से लिखी है. ये b है, ये वाली साइड ऊपर से b है, ये वाली b है. तो ये आपका b/2 है और ये भी b/2 है. ठीक है, ये वाली साइड b है, ये वाले, ये जो ऊपर से दिख रही है b है. ठीक है, तो ये b/2 तो ये ट्रायंगल ले लो. तो ये ट्रायंगल लिया हमने tan थीटा. tan थीटा हो गया b/2 एंड अपॉन ये साइड, ये हमारी d है, ये डिस्टेंस d है. सो दैट्स b/2/d. So that's b/2 upon d. So that's b/2d. जब क्वेश्चन खत्म होगा ना, अभी होने वाला है, तो आपको लगेगा कि 2 लाइनों का क्वेश्चन है, पर सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा. तो यहां से थीटा मिल गया, दैट इज tan इनवर्स b अपॉन 2d. दैट्स अ tan इनवर्स b अपॉन 2d. वो यहां प्लेस कर दो. सो दैट्स tan इनवर्स थीटा की जगह दैट इज b अपॉन 2d and that's divided by the pi. So that gives me the flux through the sheet. अब एक्स्ट्रा इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है. अरे तो क्या मुश्किल है. तो ये कितनी लेंथ पे चार्ज है? L लेंथ पे. तो लैम्डा कैसे आता है? Q by L. तो Q कितना है? That is equal to lambda into जितना चार्ज है. That is the line charge density into L. तो ये रिजल्ट फाइनली Q की जगह that becomes lambda L. So that's lambda L upon epsilon naught. नीचे pi है and tan inverse of b upon 2d. ये आंसर है. अगर आंसर देखोगे तो लगेगा बड़ा डिफिकल्ट है. आंसर देखेंगे तो लगेगा बिल्कुल डिफिकल्ट है, पर है नहीं. एक्चुअली में हमने इजी कर लिया बाय द सिमेट्री. थोड़ा दिमाग लगा के कि लाइन चार्ज की फील्ड सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होती है. हमने सिलेंडर स्केच करा पर फिर भी मजा नहीं आ रहा था, मतलब सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था. तो हमने इसको टॉप व्यू से देखा, अरे फिर सॉल्यूशन मिल गया. फिर हमें लाइंस का फ्रैक्शन मिल गया कि जो लाइंस हैं वो पूरे सर्कमफ्रेंस में जा रही थी, लेकिन अपने को सिर्फ इतने हिस्से में चाहिए थी. हमने वो फ्रैक्शन ऑफ द एंगल देखा, ये 2 थीटा में चाहिए और एक्चुअली में 2 पाई पर है. तो बस वहां से हमारा क्वेश्चन मजे से बन गया कि वो जो फ्रैक्शन है दैट्स अ फ्लक्स थ्रू द शीट अपॉन द नेट फ्लक्स. अब नेट फ्लक्स तो आसान होता है, दैट इज सिंपल Q by epsilon naught. Q कैसे आया? लैम्डा L से. थीटा ज्योमेट्री से निकाल लिया, tan थीटा की वैल्यू b/2/d से. एंड वी आर एबल टू कंप्लीट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इसके साथ में मैं इस आर्टिकल को अलविदा कर रहा हूं. आई एम जस्ट क्लोजिंग डाउन द आर्टिकल ऑफ द गॉस लॉ. सो यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द HCV. HCV के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव वाले भी क्वेश्चन कर सकते हो और सब्जेक्टिव वाले भी जितने क्वेश्चन है HCV के वो सारे के सारे आप कंप्लीट कर सकते हो. और बाकी मैंने जो NCERT क्वेश्चंस हैं वो NCERT क्वेश्चंस का वीडियो आपको पहले डाल दिया था, वो अभी भी YouTube पर है. ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द NCERT आर सॉल्व्ड इन इट. जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व्ड हैं. तो आपको मैंने बोला था अपने हाथों से सारे क्वेश्चन करने के लिए और उसके बाद में उस वीडियो से देखने के लिए. जिसने करा है एक्सीलेंटली गुड, जिसने नहीं करा है वो इसको कर ले, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश्ड है और सारे के सारे क्वेश्चन NCERT के वहां पे सॉल्व है. तो यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम देयर. अपने आप हो जाते हैं वेल एंड गुड, लेकिन नहीं होते हैं तो वीडियो देखें, सॉल्यूशंस देखें और उसको पूरा कर लें. तो ये चैप्टर अलविदा हो जाता है यहाँ से. कल मिलेंगे हम दोबारा से और कल हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शुरू करेंगे. राइट जी? ओके, गुड नाइट करें. थैंक यू सर. गुड नाइट. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. टाइमिंग चाहिए